अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज बात करेंगे पीटीआई की पंजाब में कैंपेन की और फिर साथ ही साथ कुछ तज्जिया दूंगी आपको ज़िमनी इंतखाबात में क्या होने जा रहा है। और इसके साथ साथ बात करेंगे जनाब मिशाल यूसुफजई और सहाफ़ी जो जियो न्यूज़ की सीनियर रिपोर्टर हैं उनके दरमियान जो मामला है वो कैसे बढ़ा और फिर किस तरीके से उस पर रद्द में लाया उसके ऊपर बात करेंगे। हाई कोर्ट्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट फुल कोर्ट मीटिंग हो रही है और इसका मकसद क्या है ये आपके सामने रखूंगी। आज खान साहब ने एक ख़त तहरीर किया है या तकरीबन करने वाले हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के नाम, और कैसे उन्होंने उनकी एक्सटेंशन का एक रास्ता रोका है इस ख़त के ज़रिए, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और जो आज कौमी असम्बली का इजलास था उसमें बड़ा सबको गम और गुस्सा आ रहा था कि जी कल सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान कैसे पीटीआई वालों ने शोर हंगामा किया, बदतमीज़ी की, बाजे बजाए, सीटियां बजाई वगैरह वगैरह। तो इससे बड़ा जी कोई नेगेटिव तासुर जो है वो चला गया है और बिलावल ने भी अपना बड़ा रिस्पांस दिया इसके ऊपर। तो आज एक दफ़ा फिर से हमने देखा कि बिलावल और आसिफा ने यानी हुकूमत के लोगों ने बेसिकली वॉकआउट किया। ये अजीबोगरीब हुकूमत है अपने दौर की कि जो खुद असम्बली सेशन से भागती रहती है और वॉकआउट कर जाती है, वरना ये तो हम सूरत हाल अपोजिशन के हवाले से देखा करते थे। तो बहरहाल जी ये तमाम खबरें और इससे जुड़ा एक अहम तज्जिया और आखिर में एक अहम सवाल आज मुझे किसी ने किया और उस सवाल का जवाब मैंने क्या दिया वो आखिर में आपको मैं बताऊंगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ करते हैं जी। जलसे जुलूस रैलियां पीटीआई की आज कैंपेन का आखिरी दिन। पीटीआई मैंने इसलिए कहा है क्योंकि और तो कोई कैंपेन कर ही नहीं रहा है। यहाँ पर सूरत हाल ये है, पीएमएलएन की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। सच बताऊँ तो मुझे अभी तक एक भी पीएमएलएन के उम्मीदवार का नाम तक नहीं मालूम है कि भाई कौन से लोग उन्होंने किस हलके से खड़े किए। तो ये सूरत हाल है। मतलब जब चीज़ें हो रही होती हैं, आप कैंपेन कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें नज़र आ जाती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि भाई कौन सामने खड़ा है, किससे मुकाबला हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन पीएमएलएन की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले तो थोड़ी इसमें सुस्त नज़र आ रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने जो मकामी क़यादत है उन्होंने भी डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट की और थोड़ी कोशिश की छोटे मोटे जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और ये सब रैलीज़ वगैरह निकालने की। और फिर उसके बाद आखिर में ये हुआ है कि जो ख़ास तौर पर पख्तूनख्वा की क़यादत है वो यहाँ पर आई, जिनमें शहरयार आफरीदी, शेर अफजल मरवत, ये सब लोग भी शामिल थे और उन्होंने आकर मुख्तलिफ इलाकों में इस कैंपेन को खूब ज़ोरदार अंदाज से आगे बढ़ाया और इसके ऊपर जो रिस्पांस नज़र आया लोगों का वो बड़ा दिलचस्प था। ख़ास तौर पर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, आपको मालूम है वैसे भी जहाँ जहाँ भी वो जलसे कर रहे हैं तो लोग उन्हें बड़े प्यार मोहब्बत से नवाज रहे हैं। तो आज भी कल उन्होंने तलागंज में किया, आज वो कसूर पहुँचे, कसूर में बड़ा वालेहाना उनका इस्तकबाल हुआ और फिर लाहौर की तरफ वो मूव किए। लाहौर में आज पहले तो जलसे की इजाज़त ही नहीं दी गई थी, फिर हाई कोर्ट से जाके इजाज़त लेने में कामयाब हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर बहुत ही कम चंद घंटों पर मुश्तमिल इजाज़तनामे के बाद फटाफट उन्होंने अरेंजमेंट्स किए। शाम 5 बजे जलसे का टाइम था, जो कि ज़ाहिर है थोड़ा सा लेट सवेर होता ही है। उसके बाद हमने देखा कि जब जलसा शुरू हुआ, लोग भरना शुरू हो गए जलसा गाह, तो थोड़ी ही देर बाद जब शाम पड़ गई तो और तो कुछ कर नहीं सकी पंजाब हुकूमत, तो उन्होंने क्या हरकतें शुरू कर दी कि लाइट बंद कर दी। और जलसा गाह की जब लाइट बंद हुई तो फिर खैर उन्होंने जनरेटर्स वगैरह ऑन किए, तो ये सब हुआ। तो जितनी भी वो तंगी डाल सकते हैं वो अपनी तरफ से डालते हैं, खुद वो बाहर निकलते नहीं हैं और पीटीआई को बाहर निकलने नहीं देते। और बहरहाल पीटीआई ने आज अपना ये एक जलसा किया, अच्छा मुनासिब जलसा। बहुत चूँकि ये कोई इस तरह का मामला नहीं था कि कोई मीनार पाकिस्तान था तो जलसा नहीं करना था उन्होंने, ना उस तरह के अरेंजमेंट्स थे, लेकिन एक शॉर्ट नोटिस पे बड़ी बेहतरीन उन्होंने अपनी गैदरिंग जमा कर ली। और जो ओवरऑल मैं देख रही थी मुख्तलिफ मनाज़िर कि पंजाब किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है और बाहर निकलने को बेताब नज़र आ रहा है, तो ये यकीनी तौर पर चीज़ें जो हैं इंडिकेट कर रही हैं कि लोगों के अंदर एक इज़्तिराब और बेचैनी मौजूद है। पिंडी में जलसों की इजाज़त नहीं मिली, इसी तरह और जगहों पर भी जलसों की इजाज़त नहीं मिली, गुजरात में भी जलसों की इजाज़त नहीं मिली। अब तो खैर कैंपेन का दिन ही ख़त्म हो गया, आज लास्ट डे था। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ आप हमें बताते हैं कि जी मुल्क में हम सरमायाकारी लाना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं बैरून मुल्क के लोग आएँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें
मुल्क को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ आप लोगों को बाहर तासुर क्या देते हैं? तासुर आप ये देते हैं कि जी हमारे मुल्क में इतने मखदूश हालात हैं कि हम एक्स को नहीं खोल सकते, उससे भी हमारी सिक्योरिटी को खदशा लाक हो जाता है। इसके साथ साथ हम कोई जलसा जुलूस कोई रैली नहीं निकाल सकते, यहाँ पे भी सिक्योरिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इमरान खान जो एक बंद दरवाज़ों और बंद दीवारों के पीछे कैद शख्स है, उससे किसी को मिलना हो या उसको किसी अदालत में पेश करना हो, वो नहीं, आपकी तमाम तर बेहतरीन किस्म की सिक्योरिटी फोर्सेस के बावजूद भी आप एक शख्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, और इस वजह से उसको उसके बुनियादी हक यानी एक ओपन ट्रायल से महरूम रखा गया हुआ है। क्योंकि जी पूरा जो मुल्क है उसकी सिक्योरिटी एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस कासिर हैं कि वो एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती। ठीक हो गया? तो एक तरफ आप ये सब करते हैं और फिर आप लोगों को ये कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में आएँ और आपके सरमायाकारी करें। तो कोई क्या आके आपके मुल्क में सरमायाकारी करेगा? हर कोई कहेगा हम पागल हैं कि जो आपका मुल्क है जहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई एक जलसा नहीं हो सकता, वहाँ पर आप हमें आके कह रहे हैं कि हम अरबों डॉलर की सरमायाकारी करें। ये अलग बात है कि दोस्त मुल्क हैं, उनके अपने भी मफादात होते हैं, ज़ाहिर है कि इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने भी पैसे कमाने होते हैं, तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान को हेल्प आउट भी करना चाहते हैं। तो दोनों बातें होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली अभी तक भी कमिटमेंट्स ज़रूर हैं, वादे वईद ज़रूर हैं, इम्कानात ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक कोई ₹1 की भी बाकायदा सरमायाकारी शुरू नहीं हुई है। ये बात अपनी जगह रिकॉर्ड पे है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान को इस मालियाती साल के लिए, अगर हम बात करें इस माली साल के लिए, $26 अरब की ज़रूरत है, जिसमें उसने जो बैरून कर्ज वगैरह देने हैं वो भी शामिल हैं और अपना मुल्क भी चलाना है। और यहाँ सूरत हाल ये है कि हमें जो पैकेज फ़िलहाल मिल रहा है IMF का, वो सिर्फ $6 अरब का है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बाकी पैसे कहाँ से आएंगे। तो उसके लिए तो आपका मुल्क में जब तक स्टेबिलिटी ना हो, जब तक इन्वेस्टमेंट ना हो, उस वक्त तक आप ये पैसे नहीं कर सकते। जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स ना बढ़ें, उस वक्त तक आप कैसे डॉलर कमा सकते हैं। और फिर जो आपका मेन एक इन्हिसार हुआ करता है कि जी बैरून मुल्क जो लोग हैं वो यहाँ पे तरसीलाते ज़र भेजें, तो वो जब से आपने इमरान खान को निकाला उसके बाद से हर महीने वो तरसीलाते ज़र में कमी वाक़ई हुई है और इस वक्त वो कम तरीन सतह पर हैं। और ये वजह एक बड़ी सीधी सी वजह है कि लोगों का एक तो गुस्सा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में। आपको मालूम है कि ज़्यादातर जो उसमें तकरीबन मेरा ख्याल है 95% जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान PTI के साथ खड़े हैं। तो जो आपने PTI और इमरान खान के साथ किया है तो लोगों का इत्मीनान आपसे उठ गया है, तो उसका एक गुस्सा हमें नज़र आता है, तरसीलाते ज़र में कमी नज़र आती है। और इसके साथ साथ हम ओवरऑल भी देख रहे हैं कि जो एक अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से मुल्क की मईशत का पहिया नहीं चल रहा है, तो उसकी वजह से भी आपके पास पैसे कम आ रहे हैं। तो खैर किस्सा मुख्तसर ये कि जो $26 अरब का एक बड़ा हदफ है वो आपने कैसे एक साल में पूरा करना है, ये मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। बाकी जो अक्लमंद बने हुए हैं उनकी समझ में आ रहा होगा, तो शायद वो कुछ अभी तक बिला वजह की एक सींग फंसा के लड़ाई कर रहे हैं, अवाम के साथ भी लड़ाई कर रहे हैं, इस मुल्क के आइन के साथ भी लड़ाई कर रहे हैं, ख़ुद अपने इदारों के साथ भी लड़ाई कर रहे हैं और अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। बहरहाल जब ना किसी को समझ बूझ हो बाकी रह जाए तो क्या कहा जा सकता है। तो ये जो ओवरऑल पंजाब का इस वक्त माहौल है, बज़ाहिर लगता है कि PTI इस पोजीशन में है कि वो क्लीन स्वीप करेगी, तमाम जो नशस्तें हैं वो ज़मीनी इंतखाबात की बआसानी जीतने की पोजीशन में। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, आप अगर PMLN के हामी जो सहाफ़ी हैं उनकी भी आप ट्वीट्स देख लें इन दिनों में, उनके तज्ज़िया आप TV पे सुन रहे हैं तो वो भी आपको यही बता रहे होंगे। जहाँ वो PMLN को लताड़ रहे हैं कि आप लोगों ने तो कैंपेन तक नहीं की, वहीं वो साथ में ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल में बज़ाहिर ये लग रहा है कि PTI आसानी से जीत जाएगी। लेकिन इस जीत को हार में बदलने के लिए प्लानिंग्स हो रही हैं और इस दफ़ा प्लानिंग सिर्फ फॉर्म 47 की नहीं बल्कि फॉर्म 45 की भी हो रही है। खबरें ये आ रही हैं कि इस दफ़ा तो ये तक तय किया जा रहा है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको ही काबू कर लिया जाए और जो फॉर्म 45 हैं वो पहले से ही तैयार किए जा रहे हैं ताकि ये रौला ही ना पड़े फॉर्म 45-47 वाला। तो बहरहाल ये अपनी तरीके अपनी जगह चलते रहेंगे। असल चीज़ ये कि अवाम क्या सोच रहे हैं और क्या अवाम इस ज़िमनी इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेंगे या नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब बिल्कुल जज्बातियत से हटकर सोचना होगा। देखिए इसकी दो राय हो सकती हैं। एक तो ये कि लोग इस ज़िमनी इंतखाब को इसलिए भी अहमियत नहीं देंगे कि जो हुकूमतें बन गई सो बन गई, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ज़िमनी इंतखाब में यूँ भी लोगों का टर्न आउट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों ने जब देखा कि जो हमने वोट डाला 8 फरवरी को उसका क्या हुआ, तो जब वही सारा मैंडेट चोरी हो गया तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम फिर जाके लाइनों में लगें और गर्मी में जाके वोट डाल के आएँ। तो इस वजह से भी लोगों के अंदर एक रिवायती सुस्ती हो सकती है कि वो इसको ज़्यादा सीरियस ही ना लें।
तीसरी जो चीज़ है कि जब लोगों को ये नज़र आ रहा है अभी से कि जनाब पहले से इन्होंने अरेंजमेंट्स भी कर लिए हैं और ये सब करने के बाद अगर हम वोट डालेंगे भी तो अभी भी जो वोट है वो मतलूबा जगह पहुंचेगा नहीं, इसलिए भी लोग हो सकता है वोट डालने ना निकलें। और चौथी जो रीज़न है वो ये भी है कि पीटीआई के लोगों से भी बहुत से लोग खाइफ हैं कि जो जिस मकसद के लिए आपको वोट डाला वो आप उस तरह से एक्टिवली करते नज़र नहीं आ रहे। आपकी क़यादत अभी तक पंजाब की छुपी हुई है। आपके जो जिस तरह से आपने ईज़िली मरीम नवाज़ को यहाँ पर हुकूमत बनाने दी और जिस तरह से इस पर एक खामोशी सी रही पंजाब के डाके के ऊपर, इस पे भी लोगों की नाराज़गी है। तो ये सब वजूहात हैं जिसकी वजह से इस बात का ख़दशा है कि शायद लोग इस इंतखाब में उस तरह से इंटरेस्ट ना लेंगे। लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू भी है और वो ये कि अल्टीमेटली इसके जैसे मैंने कहा ना कि एक दो पहलू हैं, एक तो ये नेगेटिव पहलू है तो एक पॉजिटिव पहलू भी है। उसमें ये है कि लोग और ज़्यादा गुस्से में हैं कि जनाब आपने पहले हमें हमारा वोट जो चोरी किया, हम फिर जाके उधर ही वोट डालेंगे, कर लें जो करना, और पहले से ज़्यादा डालेंगे ताकि अब अब की दफ़ा आप उसको हिला भी ना सकें। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस दफ़ा लोगों को जब पता चल गया कि आप वारदात कैसे डाल रहे हैं तो वो इस चीज़ के लिए भी प्लानिंग करके रखेंगे कि उस वारदात को नाकाम कैसे बनाना है। तो अब ये मुमकिन है कि अगर आज आप इस हवाले से कोई 47 वाला रौला और ये सब रिज़ल्ट तब्दील करने की कोशिशें करें तो लोग वहीं पे धरने दे के बैठे हों, तो ऐसी भी सूरत हाल बन सकती है। तो ये भी एक जो चीज़ है वो अपनी जगह है। और तीसरी चीज़ ये कि अगैन लोग तो बार बार आप यही समझते थे कि डिसअपॉइंट हो गए, लेकिन लोग हर दफ़ा बाहर निकले और हर दफ़ा उन्होंने आके खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा। चौथी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इमरान खान, क्योंकि इमरान खान अपनी जगह डटा हुआ है, वो अपनी जगह मौजूद है। और इस इलेक्शन के बाद से अब तक जो टाइम गुजरा है 8 फरवरी से अब तक का, उसमें लोगों ने और ज़्यादा इस बात को परख लिया है कि इमरान खान का मतमा नज़र कोई इक़्तिदार नहीं था, बल्कि वो आज भी अपनी पोजीशन पे जमा हुआ है और उसके बाद भी कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है वो उस चीज़ से हट नहीं रहा है, उस पोजीशन से। तो इसलिए चूँकि वो खुद डटा हुआ है तो लोग भी फिर उसके साथ दोबारा से इजहार यकजहती करने के लिए 21 अप्रैल को बड़ी तादाद में बाहर निकल सकते हैं। तो ये अब इसमें बहुत से खदशात भी हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी अपनी जगह मौजूद हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जो 21 अप्रैल का ज़िमनी इंतखाब है, इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। अब आ जाते हैं जी अदालती मामलात की तरफ। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज इमरान खान साहब की तरफ से चीफ जस्टिस साहब को एक ख़त लिखा गया है, जो कि शोएब शाहीन साहब जब ये गुफ्तगू कर रहे थे कह रहे थे लिखा जाएगा, मे बी अब तक लिखा भी जा चुका हो। और इस ख़त में उन्होंने बेसिकली काजी फायज़ ईसा साहब को थोड़ा फिर से झंझोड़ने की कोशिश की है और उनसे सवाल किया है कि भाई एक तरफ हमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही, पीटीआई के जितने भी मुखालिफ किस्म की दरख्वास्तें होती हैं वो फ़ौरन लग जाती हैं और उसमें फ़ौरन फैसले आ जाते हैं हमारे ख़िलाफ़, लेकिन जो हम अपील लेके जाते हैं वो महीनों पड़ी रहती है और लगती ही नहीं है। जैसे मखसूस नशिस्तों का मामला है, 1 महीना ही तकरीबन हो चला है कि ये दरख्वास्त दायर की गई है, लेकिन अभी तक इसको समाअत के लिए फ़िक्स नहीं किया जा रहा। इसी तरीके से और जो बल्ले के निशान का मामला था, जो उसके हवाले से भी जो एक पिटिशन फाइल की गई थी, उसको भी फिक्स नहीं किया गया दोबारा। और फिर खान साहब ने कैटेगोरिकली इस हवाले से बताया कि भाई आपको तो मुख्तलिफ जजमेंट्स में भी ये कहा गया था कि आप पीटीआई के केसेस ना सुने, और बहुत से मकामात पर ख़ुद पीटीआई के लोगों ने भी अदम एतमाद का इजहार भी किया। आपको याद होगा लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो केस था, उसमें तो लतीफ़ खोसा साहब मुंह पे कह के आए थे काजी फायज़ ईसा को कि भाई हम आपसे क्या इंसाफ मांगे, हम तो आपसे लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने आए थे, आपने तो हमसे फील्ड ही ले ली। और वो ये कह के उन्होंने अपनी पिटिशन वापस ले ली। तो एक मुनसिफ के लिए ये बड़ी शर्म की बात थी, ये बड़ी सुबकी की बात है कि आपके ऊपर एतमाद करते हुए लोग आपके पास आए ही ना कि भाई आपसे इंसाफ मिलना ही नहीं है, आपकी ये रेपो बन जाए कि आप इंसाफ नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या सूरत हाल है, किस तरह चल रहा है। और खान साहब ने जो ख़त लिखा है उसके अंदर ख़ास तौर पर जो एक्सटेंशन का मामला चल रहा है कि जी तरमीम ऐसी कर दी जाए कि चीफ जस्टिस को मज़ीद एक्सटेंशन मिल जाए और मज़ीद उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाए, इसके हवाले से बड़ा एक क्लियर कट मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है। खान साहब ने कहा कि आपको बताएं कि आप ये जो एक्सटेंशन है वो लेने जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्योंकि ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला है। क्योंकि एक तरफ हमारी मखसूस नशिस्तों की पिटिशन है आपके सामने पड़ी हुई, और अगर वो मखसूस नशिस्तें हमें वापस मिल जाती हैं तो फिर ऐवान के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं रहेगी, और अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो फिर जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की
ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی قانون سازی کرنی ہے تو اس کے لیے مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہوگی. تو اب یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی اگر ان کو سیٹیں واپس گئیں تو میری نوکری ختم ہو جائے گی, لہٰذا ان کو سیٹیں واپس نہ کرو اور اپنی نوکری کو لمبا کر لو. تو یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا. تو بنیادی طور پر تو اس میں پھر یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو آپ واضح جواب دیں کہ آپ ایکسٹینشن نہیں لے رہے, یا لے رہے ہیں اگر تو پھر اگر آپ لینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر آپ ہمارا کیس نہ سنیں اور اس کیس کو فکس کریں تاکہ اس کا کوئی فیصلہ ہو سکے, تاکہ جو عام قانون سازیاں ہونے جا رہی ہیں اس میں پی ٹی آئی اپنے حوالے سے جو بھی اس کی اسٹرینتھ ہوگی اس کے اوپر پھر وہ فوٹنگ کر سکے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ لیٹر ہے خان صاحب کا. لیٹس سی کہ اس کے اوپر جواب آتا ہے یا نہیں. مجھے لیکن لگتا نہیں ہے کہ جواب آئے گا, کیونکہ اس پر کیا جواب دیں گے بیچارے قاضی صاحب ہیں, تو نہیں ہوگا. باقی ہائی کورٹس نے فل کورٹ میٹنگز طلب کر لی ہیں, اور اس کا مقصد کیا ہے آپ کو معلوم ہے. 6 ججز نے جو خط لکھا تھا اس کے اوپر ایک اب اگلی جو سماعت ہونی ہے اس کے اندر جو پہلی سماعت ہوئی تھی اس کے اندر جو آرڈر جاری کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا مختلف ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو کہ اس حوالے سے آپ تجاویز بھی دیں کہ کس طرح ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. جو تحفظات کا اظہار کیا ہے ان 6 ججز نے اس کے حوالے سے آپ مشاورت کریں اور تجاویز دیں. تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس سلسلے میں اپنی فل کورٹ میٹنگ بلا لی ہے اور اس کے بعد وہ بھی تجاویز بھیجیں گے. اسی طرح باقی کورٹ سے بھی تجاویز آئیں گی اور پھر الٹیمیٹلی جو اگلی ہیئرنگ ہے وہاں پر یہ تجاویز جو ہیں وہ ڈسکس ہو سکتی ہیں. اول تو اس ہیئرنگ کے لیے بھی ابھی بینچ بنانا پڑے گا کیونکہ پچھلا بینچ ٹوٹ چکا ہے. یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں جج صاحب وہ خود کو الگ کر چکے ہیں اس کیس سے, تو ابھی نیا بینچ بھی بنے گا. لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں اور واضح ہو جائیں گی. آخر میں جی قومی اسمبلی میں خوب احتجاج ہوا اور بہت سارے دانشور جو کہ ویسے تو بہت اچھے خاصے بابے ہو چکے ہیں اور بڑی انہوں نے اسمبلیاں دیکھ لی ہیں لیکن یادداشت بڑی کمزور ہے, تو ان کو بہت ساری چیزوں میں لگتا ہے کہ اوہو یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے, اتنی بدتمیزی تو پہلی دفعہ ہوئی. حالانکہ ایسا ہے نہیں, بہت زیادہ بدتمیزی ہو چکی ہے اس ایوان میں. اور کل بھی جو سیٹیاں ویٹیاں بجائیں باجے بجائے تو بڑا سب نے شور مچایا ہوا تھا کہ جی یہ بڑے بدتمیز ہیں. اور آج تو 2 ارکان کی جو ممبرشپ ہے وہ معطل کر دی ایاز صادق صاحب نے اس بات پر کہ جی آپ نے غیر پارلیمانی بیہیویئر اپنایا ہوا تھا. اسی طرح سے بہت سے لوگ غصہ کر رہے تھے کہ جی انہوں نے آج کل جو ہیں وہ بڑی نازیبا الفاظ استعمال کے لیے سیٹیاں بجائیں یہ وہ. تو آج میں دیکھ رہی تھی کہ بہت زیادہ ٹویٹر بھرا پڑا تھا اس بات سے اوپر کہ پرانی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی تھیں کہ کہاں پر خواجہ آصف صاحب جو آج کل بڑے بھاشن دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں ادب آداب کے تہذیب کے اور لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ جی اوہ آصفہ بھٹو زرداری جب خطاب وہ حلف اٹھانے آئیں تو بڑا شور ہوا, بڑا انہیں برا لگا. اور جو آج تک خود پی ٹی آئی کی ممبرز کے لیے خواتین ممبرز کے لیے یہ کلمات کہتے رہے وہ سب انہیں بھول گئے کہ ٹریکٹر ٹرالی بھی کسی نے کہا تھا. خود جو ان کی ریحانہ ڈار صاحبہ کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا ہے اور خود کئی سارے ایسے الفاظ ہیں خواجہ آصف صاحب کے جو وہ خواتین کے بارے میں کہتے رہے ہیں نازیبا, وہ سب انہیں بھول گئے. آج بڑا لیکچر دے رہے تھے آصفہ کو کیوں کچھ کہہ دیا. حالانکہ جو میں دیکھ رہی تھی وہ صرف احتجاج ہو رہا تھا, ایسا کچھ پرسنل مجھے تو نظر نہیں آیا, کم از کم جو فوٹیجز میں نے دیکھی ہیں. ادروائز کچھ ہوا ہو تو میری علم میں نہیں ہے. بہرحال آج بلاول کو بھی اس پہ بڑا غصہ آیا ہوا تھا, وہ بھی کہہ رہے تھے جی انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے الفاظ استعمال کیا جنگل کے بندر, یہ جنگل کے بندروں سے ہم نہیں ڈرتے. تو کل جو سب بھاشن دے رہے تھے انہیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ جنگل کے بندر کیوں کہہ رہے ہیں اور ادھر خواجہ آصف صاحب کیا کہتے رہے ہیں ماضی میں. تو یہ سب اب دھما چوکڑی چلتی رہے گی, آپ دیکھتے رہیں گے سیشن یہی کچھ ہوتا رہے گا. آج بلاول اور آصفہ اٹھ کے بھی چلے گئے, واک آؤٹ بھی کیا اور یہ سب چیزیں. تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ حکومت بار بار جا کے واک آؤٹ کر جاتی ہے. لیکن یہاں پر ہمیں ایک منافقت نظر آتی ہے کہ جہاں بات آتی ہے پی ٹی آئی والوں کی وہاں پر سارے لٹ لے کے چل پڑتے ہیں کہ یہ بدتمیز, یہ بد تہذیب, یہ گالم گلوچ شروع کرنے والے, ایسے جیسے زندگی میں کسی نے پہلے کوئی گالی نہیں سنی ہوئی تھی اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جی پی ٹی آئی کے آنے کے بعد کہ جناب ایک دم کسی نے گالی سن لی. تو یہ والی اب ایک نا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے صحافیوں کے بارے میں بھی ہمیشہ ہی صحافیوں کے اوپر زندگی تنگ رہتی ہے اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی بہت سارے صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی, آج بھی ہوتی ہے, اب تو بے حد ہوتی ہے. لیکن ابھی بھی ایک سلیکٹیونیس ہمیں اس بارے میں نظر آتی ہے. نادیہ صبوحی صاحبہ کا نمبر پبلک کر دیا مشال یوسف زئی نے, جو ان کے ساتھ الزام لگایا پیسوں کا, وہ ثابت بھی نہیں ہوا اور ان کو ظاہر ہے انہوں نے ایک ڈی فیم کیا. یہ ایک انتہائی غلط حرکت تھی اور اس کے اوپر خود پی ٹی آئی والوں نے بھی مشال یوسف زئی کے خوب لتے لیے, خوب ان کی کلاس لی اور صحافیوں نے بھی ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ وہ پی ایم ایل این اگینسٹ صحافی تھے, پی ٹی آئی پرو صحافی ہوں یا جس نے بھی, ہر کسی نے اس کو غلط کہا. جو غلط چیز ہے اس کو غلط ہی کہتے ہیں ہر کوئی. انہوں نے کہا
لیکن آپ یہ سوچئے کہ اگر یہی معاملہ کسی ایسی صحافی کے ساتھ ہوا ہوتا، کسی ایسی چینل کے صحافی کے ساتھ ہوا ہو جو کہ پی ٹی آئی یعنی مخالف ہو اور اس طرح سے کوئی پی ٹی آئی حامی ہو، تو یہ کیا ایسا ہم دیکھتے؟ یہ یونٹی ہم دیکھتے؟ نہیں دیکھتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا پریس کلب ہے، انہوں نے مشال یوسف زئی کی کوئی بھی پریس کانفرنس اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہی ہے کہ جی آپ نے صحافی کے ساتھ کیا، وہ بے شک جیو کی صحافی ہیں، بے شک وہ کراچی میں ہوتی ہوں، بھلے وہ کچھ بھی ہے، لیکن انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک رجسٹر کرایا اور سارے اس پہ ہمیں یونٹی نظر آئی، جو کہ اچھی بات ہے۔ میں اس کو پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں ڈبل سٹینڈرڈ نظر آتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران ریاض کو بلا وجہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو تب یہ یونٹی صحافیوں میں کیوں نظر نہیں آتی؟ تب کوئی پریس کلب یہ کیوں نہیں کہتا کہ ہم مریم نواز کی پریس کانفرنس کو یہ اٹینڈ نہیں کریں گے؟ تب کوئی چینل یہ کیوں نہیں کہتا کہ ہم ان کی جو اوتھ برداری ہے، حلف برداری ہے، اس کو ہم نہیں دکھائیں گے ٹی وی پہ لائیو؟ تو یہ ہمیں سلیکٹیو اپروچ کیوں نظر آتی ہے بہت ساری جگہوں پہ؟ اسی طریقے سے اسد طور پکڑے گئے تو کیا وجہ تھی؟ ہم سوشل میڈیا پہ بہت بات کرتے رہے، لیکن ٹی وی پہ بڑے کم لوگوں نے اس کے اوپر بات کی۔ 2-4 لوگوں نے کی بھی، شہزاد اقبال نے اور لوگوں نے 1-2 نے کی بھی، لیکن بہت ہمیں اس طرح کا وہ چیز نظر نہیں آتی۔ لیکن جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں معاملہ، وہاں پر آپ دیکھیں جو اینٹی کو پی ٹی آئی اپروچ والی چیز ہو، اس کو سارے چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ایک بہرحال منافقت نظر آتی ہے، یہ چاہے ہم اسمبلی کی بات کریں، اسمبلی میں بیہیویئر کی بات کریں، بدتمیزی کی بات کریں، صحافیوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی بات کریں، یہ سب چیزوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے، اور جنرلی ہمیں اس میں پھر وہ نظر نہیں آتا کہ لوگ پھر بھاشن بھول جائیں اپنے پرانے۔ بہرحال جی، ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔